अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लानसिफ के इस सेक्शन में हम एस्टिमेशंस की जो डिवीजन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एस्टिमेशन की डिवीजन्स का ओवरव्यू दूंगा, और जब हम प्लानसिफ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें वन बाय वन हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू के लिए मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा उन्हीं जो डिवीजन्स हैं उनके ऊपर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसको हम फॉर्मेट शीट भी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम जब अपना डाटा जो होता है टेक ऑफ का उसको किस तरह उसके अंदर पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। तो ये जी मेरे पास स्लाइड है और इसमें डिवीजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम जस्ट ओवरव्यू के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहली डिवीजन है वो है डिवीजन 1, जिसको जनरल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो इसमें साइट वर्क आ जाता है, इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये इस शीट को आप स्टडी करके इसको देख सकते हैं। और ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आ जाती हैं, चाहे हम इनका टेक ऑफ लें या ना लें वो अलग बात है, लेकिन ये शीट के स्टार्ट में आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड डिवीजन है एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसमें जो साइट वर्क है वो आ जाता है। इसके अलावा जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं, और ये बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूटिलिटी सर्विसेज एक्चुअली वो सर्विसेज होती हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कोई भी इंसान इंडिविजुअली परचेज़ नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट से लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से इनको यूटिलिटी सर्विसेज कहा जाता है। तो ये सारा जो काम है ये एग्जिस्टिंग कंडीशंस की डिवीजन में आता है, जिसको डिवीजन 2 कहा जाता है। इसके बाद डिवीजन 3 है कंक्रीट। तो इसमें कंक्रीट का जो सारा काम है वो एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर की जो ड्राइंग्स हैं उनसे मिलता है। तो जब मैं आपको ड्राइंग्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप्स की ड्राइंग होती हैं और कौन सी डिवीजन्स हमें मोस्टली कौन सी ड्राइंग से मिलेंगी, तो इंशाल्लाह फिर आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें कंक्रीट रिइंफोर्समेंट, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, और ये सारा कुछ कंक्रीट की डिवीजन में कवर हो जाता है। और कंक्रीट का जितना भी काम है वो डिवीजन 3 में आएगा। फिर इसके बाद डिवीजन 4 है मैसनरी। इसमें आपकी बिल्डिंग के अंदर जितना भी ब्रिक वर्क होता है, आइदर वो CMU जिसको कंक्रीट मैसनरी यूनिट कहते हैं, या इसके अलावा ब्रिक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक विनीर होती है जो हमारी बिल्डिंग के फिनिशेस, एक्सटीरियर फिनिशेस में यूज़ होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा स्टोन, टेराकोटा टाइल, ये सारी चीज़ें मैसनरी की डिवीजन नंबर 4 में आती हैं। फिर इसके बाद डिवीजन 5 है मेटल्स। तो मेटल का जितना भी काम होगा, चाहे वो फ्रेमिंग के फॉर्म में हो या जिस तरह भी, तो वो सारे का सारा मेटल्स की डिवीजन में आएगा। फिर इसके बाद डिवीजन 6 है वुड, प्लास्टिक एंड कंपोजिट्स। इसके बाद थर्मल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमारी ड्राई वॉल्स या पार्टीशन वॉल्स जो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें एक इंसुलेशन आ रही होती है जो कि थर्मल के लिए भी यूज़ होती है, नॉइज़ के लिए भी यूज़ होती है। तो उस जितने भी इंसुलेशन आ रही होंगी, चाहे वो फ्लोर में आ रही हों, चाहे वो रूफ में आ रही हों, चाहे वो वॉल्स में आ रही हों, वो सारी की सारी डिवीजन 7 में जाती हैं। इसके बाद डिवीजन 8 है ओपनिंग्स। तो दिस इज़ अंडरस्टूड के इसमें वॉल्स, विंडोज़ और इस तरह की जो ओपनिंग्स होती हैं वॉल्स के अंदर वो आ जाएंगी। इसके बाद फिनिशेस है। अच्छा, अब डिवीजन्स तो मतलब काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेजर डिवीजन्स हैं वो 4 से 5 ही हैं। अगर उन डिवीजन्स के ऊपर आप कमांड हासिल कर लें तो बाकी सारी डिवीजन्स उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसमें एक कंक्रीट की डिवीजन मेजर है, इसके बाद मैसनरी की डिवीजन मेजर है, फिर इसके बाद फिनिशेस की डिवीजन्स में काम बहुत ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा मेजर है। अगर आप इसको सही तरह सीख लें तो बाकी सारी डिवीजन्स तकरीबन आपको आ जाएंगी। तो फिनिशेस की डिवीजन्स में हमारा पेंट आ जाता है, प्लास्टर आ जाता है। इसके अलावा जो हमारी ड्राई वॉल, ड्रॉप सीलिंग है। ड्राई वॉल का मतलब यह है कि उसके अंदर जिप्सम वॉल बोर्ड या इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि पार्टीशन वॉल्स बनाती हैं। उसके पीछे स्टड लगे होते हैं और उसमें इंसुलेशन भी आती है। तो ये जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन डिवीजन्स की, तो फिर मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लें कि 4 से 5 डिवीजन्स हैं जो मेजर हैं, और उनके ऊपर अगर आप कमांड हासिल कर लें तो दिस विल बी दी बेस्ट।
उसके बाद स्पेशलिटीज़ है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें नीचे एग्जांपल दी हुई हैं। इसके अलावा जब हम एक्सेल की शीट देखेंगे तो वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। इसके बाद इक्विपमेंट है, लाइक जैसे कोई बिल्डिंग है उसके अंदर इक्विपमेंट प्लान ड्राइंग्स के अंदर अलग से दिया होता है, तो उसमें बताया होता है कि कौन सा इक्विपमेंट की क्या कैपेसिटी और वो कहाँ पे होगा, तो वो हम वहाँ से मार्क करते हैं। फिर इसके बाद फर्निशिंग्स हैं, डिवीजन 13 में स्पेशल कंस्ट्रक्शन, कन्वेइंग इक्विपमेंट, फायर सप्रेशन, प्लम्बिंग। अच्छा प्लम्बिंग, अच्छा अब एक ना सेपरेट चीज़ होती है ड्राइंग में जिसको MEP कहते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल की ड्राइंग्स अलग होती हैं, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स अलग होती हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स अलग होती हैं, और इनको एक अलग सा नाम दे देते हैं जिसको MEP बोल देते हैं, MEP ड्राइंग्स। तो जो मैकेनिकल से मुराद ये है कि आपके जो बिल्डिंग है उसके अंदर जितना भी HVAC का काम होगा वो सारा मैकेनिकल में आएगा। उसमें डक्ट्स होती हैं, इसके अलावा जो डक्ट्स के साथ जो फिक्सचर वगैरह इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी प्लम्बिंग के डिवीजन में आ जाएंगी, सॉरी मैकेनिकल की डिवीजन्स में आ जाएंगी। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल की अलग होगी, और फिर ये प्लम्बिंग। फ़िलहाल के लिए हम ये प्लम्बिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लम्बिंग में जितना भी हमारा वाटर सप्लाई का काम होगा वो सारा इसके अंदर पाइप्स, इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, यहाँ पे नीचे उनकी एग्जांपल या नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इसको सही तरह समझेंगे। फिर इसके बाद डिवीजन 25 है, ये आप देख सकते हैं। डिवीजन 23 ये वही जो मैं आपको बता रहा था मैकेनिकल, इसको मैकेनिकल भी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल, देखें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये एक अलग सी चीज़ बन जाती है। जो आमतौर पे इसका काम अलग से ही आता है, मतलब कोई अलग से इसका क्लाइंट होगा जो आपको कहेगा कि मुझे MEP का काम चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ चाहिए। फिर इसके बाद कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अर्थवर्क के अंदर जितना भी आप कह लें कि एक्सक्वेशन का काम जो होता है या बैक फिलिंग का काम होता है या कंपैक्शन का काम होता है वो सारा अर्थवर्क में आ जाता है। और इसके अलावा अर्थवर्क के लिए हमें अगर हमने उसकी बैक फिलिंग या कटिंग निकालनी है तो उसकी शीट हमें अलग दी होती है ड्राइंग्स के अंदर, और उसमें ग्रेडिंग लाइंस, उसमें असल में ग्रेडिंग प्लान्स होता है जिसमें प्रपोज रिड्यूस लेवल के ऊपर जो लाइंस हैं वो भी हमें दी होती हैं, जिनको हम कंटूर मैप्स भी कहते हैं, कंटूर लाइंस भी कहते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग है वो भी दी होती हैं, तो हम फिर उनकी वैल्यू के हिसाब से डिफरेंस निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जो वॉल्यूम है वो अर्थ का यहाँ से कट होगा और कितना वॉल्यूम जो है वो यहाँ से फिल होगा। फिर इसके बाद एक्सटीरियर इम्प्रूवमेंट, यूटिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो ये उसकी स्पेशल डिवीजन है, डिवीजन नंबर 33। तो यहाँ से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा और भी इसमें स्लाइड्स हैं, और इसके स्टार्ट में जो स्लाइड है उसमें एस्टिमेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और मिड में ये डिवीजन्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको बता भी दिया है। फिर ये एंड पे आके इसमें प्राइसिंग के बारे में बताया हुआ कि प्राइसिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो जब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो वो हम उसे देख लेंगे। तो ये तो हमारी प्रेजेंटेशन होगी। अब हम आते हैं अपने शीट की तरफ। तो ये जो फॉर्मेट शीट है, आमतौर पे ये होता है कि कभी कभार हमें जो क्लाइंट है वो अपनी शीट खुद देता है और वो कहता है कि आपने जो डाटा होगा उसको मेरी शीट में पुट करना है। लेकिन अगर वो आपको शीट नहीं देता तो आपके पास अपनी भी एक प्रोफेशनल शीट होनी चाहिए कि आप उसके डाटे को उसमें पुट कर सको। तो ये मेरे पास शीट एक पड़ी हुई है। तो आमतौर पर सब शीट्स में ये चीज़ कॉमन होती है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम आता है, फिर स्कोप आता है। स्कोप से मुराद ये है कि आप कौन सी डिवीजन का काम कर रहे हो। कभी कभार तो ये होता है ना कि क्लाइंट कहता है कि मुझे हर चीज़ चाहिए, तो हम स्कोप में फिर लिख देते हैं एवरीथिंग। समटाइम्स उसे हर चीज़ नहीं चाहिए होती। ड्राइंग्स वो सारी देगा, लेकिन वो कहेगा कि मुझे सिर्फ मैसनरी चाहिए, मुझे सिर्फ CMU ब्लॉक चाहिए, मुझे सिर्फ पेंट चाहिए, या मुझे सिर्फ MEP का काम चाहिए। तो वहाँ पे फिर हम उसकी सिर्फ जो स्पेसिफिक डिवीजन है या स्पेसिफिक स्कोप है उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे डेट आ जाती है। डेट आमतौर पे जो पाकिस्तान में फॉर्मेट फॉलो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले दिन आता है, फिर महीना आता है, उसके बाद साल आता है। लेकिन आमतौर पे जो हमारे यहाँ एस्टिमेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर USA के होते हैं। तो USA का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले उसमें मंथ आता है
उसके बाद दिन आता है और उसके बाद साल आता है। तो आपने मतलब जिस मुल्क का कर रहे हैं आपने उस हिसाब से डेट का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद ये देखें जी, ये इसका ओवरऑल इसका है जो कॉमन होता है सारी शीट्स में तकरीबन। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, फिर रेफरेंस ड्राइंग होती है, मतलब जो हमने काम किया है वो किस ड्राइंग में किया है, ताकि अगर कोई हमारा काम चेक करना चाहे तो वो उस ड्राइंग में डायरेक्ट जाए, उससे पता चल जाए कि यार ये काम हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आता है। ये देखें, ये है जनरल रिक्वायरमेंट डिवीजन 1। जिस तरह हमने वो डिवीजन्स पढ़ी है ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। चाहे आप इसको देख लें चाहे उसको देख लें, ये एक ही बात है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आती है, उसके बाद यूनिट आते हैं। तो किसी भी चीज़ के जो यूनिट है ना वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं कि आप इसको किस यूनिट में मार्क कर रहे हैं। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन है तो एल एस का मतलब होता है लमसम, ठीक है। एस एफ का मतलब होता है स्क्वायर फिट, इसी तरह एल एफ का मतलब होता है लीनियर फिट। तो ये उनकी क्वांटिटी है। और ये वेस्टेज है, वेस्टेज हम पे डिपेंड करती है कि हमने कितनी डालनी है। इसके अलावा जो हमारा क्लाइंट होता है वो भी हमें बताता है कि आप जो है इसकी वेस्टेज इतनी रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि जिनमें वेस्टेज नहीं आ सकती। लाइक अगर आप डोर मार कर रहे हैं, लेट्स सपोज 2 डोर हैं, तो वो 2 ही होंगे, क्योंकि वो जब बन के आएंगे तो उनका क्या वेस्ट होना है। इसके अलावा जो कंक्रीट है वो वेस्ट होगा, जो आपकी CMU है वो वेस्ट होगी। इसके अलावा जिप्सम बोर्ड है वो वेस्ट हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो वेस्ट नहीं होती तो उनमें वेस्टेज 0 होती है। फिर ये क्वांटिटी विद वेस्टेज, तो इसमें फार्मूले लगे हुए हैं, तो जितने वेस्टेज डालेंगे उसके हिसाब से ये हमें कैलकुलेट कर देगा। फिर ये यूनिट कॉस्ट है, फिर इसके हिसाब से ये एक अलग चीज़ है प्राइसिंग की। तो फिलहाल हम जो प्लान स्विफ्ट है वो टेक ऑफ के लिए यूज़ होता है, तो हम सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये यूनिट कॉस्ट को इसकी टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है, तो ये हमारे पास सब कॉस्ट आ जाती है, ये इन द एंड टोटल आ जाती है। फिर उसके बाद सबसे एंड के ऊपर हर एक डिवीजन की ऐड होके टोटल कॉस्ट हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट है, ये चाहे हम कैलकुलेट करें या ना करें, लेकिन ये हर डिवीजन के अंदर लाजमी आएंगी। ये स्टार्ट में बस आ जाएंगी, चाहे हमने इसको मार्क किया चाहे नहीं मार्क किया, इट डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिवीजन जो हमने देखी थी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, तो ये आप सारा देख सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट वर्क है। अब मैं कंक्रीट के बारे में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कंक्रीट का आमतौर पे यूनिट वॉल्यूम में होता है, जिसको CY बोलते हैं, क्यूबिक यार्ड। मैं USA की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें FPS जो सिस्टम है वो यूज़ नहीं होता, उसमें SI सिस्टम यूज़ होता है। तो उसमें जो यूनिट्स हैं वो मीटर में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो यूनिट हैं वो फिट में रहते हैं, स्क्वायर फिट हो गया, लीनियर फिट हो गया, ठीक है। और उसमें स्केल भी उसी के हिसाब से होता है। वो जब हम ड्राइंग्स में जाएंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। तो कंक्रीट का जो वैसे तो नॉर्मल यूनिट वॉल्यूम ही होता है। अगर आप USA के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो क्यूबिक यार्ड होगा, लेकिन लेट्स सपोज आप एक स्लैब निकाल रहे हैं और स्लैब की थिकनेस जो है वो कांस्टेंट है, तो उसमें ना फिर आप उसका एरिया लिखेंगे उसकी थिकनेस मेंशन करके, लाइक 6 इंच कंक्रीट स्लैब, ठीक है, आगे उसका एरिया लिख देंगे। लेकिन अगर उसकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप थिकनेस के हिसाब से उसको डब्बों में डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी जहाँ जहाँ पे थिकनेस चेंज है उसका एरिया लेके एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करके उसका एक ही दफ़ा वॉल्यूम लिख देंगे क्यूबिक यार्ड, और उसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो CY है, ठीक है। ये कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया। फिर ये मैसनरी की डिवीजन आ गई, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि CMU वगैरह, और इसके अलावा जो हमारी ब्रिक विनीर है, ठीक है, इस तरह जितने भी मैसनरी की होगा काम वो सारा इसमें आएगा। मैसनरी असल में ऐसे कंस्ट्रक्शन को कहते हैं जिसमें स्मॉल यूनिट्स को यूज़ करके एक आप कह लें कि एक पूरा मेंबर बनाया होता है। लाइक जैसे वॉल है, उसमें या तो आप ब्रिक यूज़ करेंगे या कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। तो वो असल में क्या है, एक यूनिट ही है ना। हम छोटे छोटे यूनिट्स को अटैच करके एक पूरी एक बिल्डिंग या दीवार बना देते हैं, तो उसको हम मैसनरी बोल देते हैं। फिर वो ब्रिक भी हो सकती है, CMU भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, वुड, प्लास्टिक एंड कंपोजिट। तो ये सारी डिवीजन्स हैं। मैं आपको ये सारा कुछ वही है, तो मैं इसको ना सारे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब दोबारा। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस शीट के बारे में। लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है उसने आपको बोला है कि मुझे जी मैसनरी चाहिए, लेट्स सपोज। तो जब मैसनरी की बात आएगी तो हम उसकी जो रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स हैं, जो कि मैं आपको जब हम प्लान स्विफ्ट पे जाएंगे तब बताऊंगा कि रिस्पेक्टिव ड्राइंग इस डिवीजन की कौन सी है, उस डिवीजन की कौन सी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी सारी डिवीजन्स है ना जिसका हमें टेक ऑफ नहीं चाहिए,
तो हम या तो इसको डिलीट कर देंगे, अगर हम डिलीट नहीं करना चाहते तो हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा इसके बारे में है। ये सारी शीट अगर आपको चाहिए हो, मेरी प्रेजेंटेशन चाहिए हो, तो आप अपनी जो मेल है कमेंट में लिख दें, मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।